Assalamu alaikum to everyone. Today we are going to talk about cell organelles and amazingly the special cell organelle known as mitochondria. इससे पहले के वीडियो में हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। मैं आपको ये बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम तीन भागों में पढ़ने जा रहे हैं, तीन हिस्सों में पढ़ने जा रहे हैं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जिसमें हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह सब पढ़ेंगे और बाद में हम लास्ट में फाइनली हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस और साथ साथ ही इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ते जाएंगे। यानी पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फाइनली फंक्शंस। चले चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को 1850 में कॉलिकर ने ऑब्जर्व किया था। सो माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अल्बर्ट वन कॉलिकर इन 1850। आदि बुक्स में 1857 भी लिखा गया है, तो आप याद रखें कि 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कॉलिकर ने ऑब्जर्व किया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया 1882 जिसका नाम था फ्लेमिंग। सो फ्लेमिंग 1882 में आया और इसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम फीलिया रख दिया। He called mitochondria as philia। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया 1892 जिसका नाम था रिचर्ड ऑल्टमैन। और रिचर्ड ऑल्टमैन ने क्या कहा? He said mitochondria is a cell organelle। रिचर्ड ऑल्टमैन ने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक सेल ऑर्गेनेली है। इसने एक थ्योरी दे डाली थी रिचर्ड ऑल्टमैन ने, जिसे थ्योरी ऑफ बायोब्लास्ट कहा जाता है। उसमें इसने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक सेल ऑर्गेनेली है और ये एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है, जिसको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है। यानी एंडोसिम्बायोसिस मतलब म्यूचुअल बेनिफिशियल, जहां पे दोनों को बेनिफिट मिले। इसका मतलब यह है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया असल में था ये रिजेंबल करता था प्रोकैरियोटिक सेल से। ये आज भी रिजेंबल करता है किनके साथ? प्रोकैरियोटिक सेल से। यानी जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बाद में क्या हुआ कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ किया गया बाय यूकैरियोटिक सेल्स फॉर द एनर्जी पर्पस, ताकि सेल्स को बेनिफिट मिले। सो ही सेड कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज द सेल ऑर्गेनेली एंड ही शोड द एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो कि रिचर्ड ऑल्टमैन ने यह कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली है अपनी एक थ्योरी में, जिसे थ्योरी ऑफ बायोब्लास्ट कहा जाता है। इसीलिए इसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम भी क्या रखा? बायोब्लास्ट। सो ऑल्टमैन कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज बायोब्लास्ट और इसीलिए ऑल्टमैन को कहा जाता है डिस्कवरर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी वाज गिवन टू ऑल्टमैन। असल में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने, लेकिन डिस्कवरी का क्रेडिट ऑल्टमैन को मिला क्योंकि ऑल्टमैन ने ही हमें यह बता दिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक सेल ऑर्गेनेली है अपनी एक थ्योरी में, जिस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ बायोब्लास्ट। और इसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम भी क्या रख दिया? बायोब्लास्ट। अब आगे चलते हैं 1898 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है कार्ल बेंडा। और आप सबको पता है कार्ल बेंडा इज द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले क्या जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है ये कार्ल बेंडा ने 1898 में दे डाली थी। सो द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा। इसके बाद देखिए 1912 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था किंग्सबुरे। और इसने क्या कहा? इसने कहा माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इट इज द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से, क्योंकि ये फूड को ब्रेक डाउन करता है और केमिकल एनर्जी फूड को कन्वर्ट करता है इनटू द एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड बाय द सेल्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया फूड से एनर्जी निकालता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सो रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक तो इसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है और एक ये कहा
कहा जाता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये कहा था किसने? किंग्सबरी ने। और इस स्टेटमेंट को जो किंग्सबरी ने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, इस वाले स्टेटमेंट को हॉगबूम ने सपोर्ट किया। हॉगबूम सपोर्टेड द स्टेटमेंट दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन असल में जो ये पॉइंट है, ये स्टेटमेंट है, ये किंग्सबरी ने दिया था और हॉगबूम ने इसको सपोर्ट किया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, यहां पे हम इंट्रोडक्शन को खत्म करने जा रहे हैं। एक और साइंटिस्ट आया 1957 में, एक और साइंटिस्ट वजूद में आ गया जिसका नाम है फिलिप सीक्वेज। फिलिप सीक्वेज 1957 में आया और क्या कहा? ही सेड माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब फिलिप सीक्वेज ने 1957 में कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? इस मैकेनिज्म को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पढ़ेंगे, जहां पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। वही पे आपको पता चलेगा कि कहां पे प्रोटॉन्स जो है वो डोनेट होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और ये एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करता है, एटीपी को कैसे प्रोड्यूस करता है, और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है वो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे चलते हैं। यहां तक हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। 1850 में कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। 1882 में फ्लेमिंग आया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम फीलिया रख दिया। 1892 में रिचर्ड अल्टमैन आया, इसने कहा माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनली एंड ही कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज द बायोब्लास्ट इन हिज थ्योरी कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ बायोब्लास्ट। इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का क्रेडिट भी दिया जाता है। और 1898 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है कार्ल बेंडा, उसने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दे डाली। माइटोस मींस थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मींस ग्रैन्यूल, सो थ्रेड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। अब देखिए 1912 में किंग्सबरी आया, इसने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। आगे चलते हैं। इस स्टेटमेंट को बेटा हॉगबूम ने सपोर्ट किया। इसके बाद 1957 में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल का खिताब भी मिला। किसने दिया? फिलिप सीक्वेज ने इसका नाम पावर हाउस ऑफ द सेल रखा। अभी तक कितने नाम माइटोकॉन्ड्रिया के आपने देखे? बेटा फीलिया देखा, बायोब्लास्ट देखा, पावर हाउस ऑफ द सेल देखा। इतने ही नाम माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के और कई सारे नाम हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी मिल्स भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज एटीपी मिल्स। और इतना ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को फर्नेस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज फर्नेस ऑफ द सेल। अरे इतना ही नहीं, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज फोस्टाइनोफिलिक ग्रैन्यूल्स। आगे बढ़िए, इसको फोस्टाइनोफिलिक ग्रैन्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। अरे इतना ही नहीं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको सार्कोसोम्स भी कहा जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज फीलिया, इट्स कॉल्ड एज बायोब्लास्ट, it is called as powerhouse of the cell, ATP mills, furnace of the cell, phosphinophilic granules, sarcosome। यहां तक कि माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और एक और नाम मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया का एक फेमस नाम है, इट इज कॉल्ड एज सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि सेल विद इन सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी दो वजह है माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है सेल विद इन सेल। देखिए, पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल विद इन सेल। क्योंकि क्वालिटीज किसके साथ मिलती है? सेल के साथ मिलती है। प्रॉपर्टीज किसके साथ मिलती है? सेल के साथ मिलती है। और होता कहां पे है? सेल में ही होता है। तो सेल में होती है, सेल विद इन सेल। दूसरी वजह जानिए, ये हमारी सेल है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेकिन अभी मैंने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में बता दिया था कि जो इसकी एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी ये रिजेंबल करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट रिजेंबल्स विद द
प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब जब ये प्रोकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करता है, इट मींस इट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये सेल है और कहां पे प्रेजेंट है? सेल में। सो यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल है, सो हम कह सकते हैं सेल विद इन सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेल विद इन सेल फॉर टू रीजंस। फर्स्ट रीजन इज दैट इट कंटेन्स डीएनए एंड राइबोसोम्स। सेकंड रीजन इज दैट इट शोज symbiotic relationship, that is it resembles with the prokaryotic cell. So prokaryotic cell is present within the eukaryotic cell, so we can say mitochondria is cell within cell. तो ये था इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे चलते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक अब होने जा रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Structure of mitochondria. Structure of mitochondria derived from two Greek words, mitos and chondrion. Mitos means thread and chondria means granule. Structure of mitochondria पे चलते हैं। Structure of mitochondria को हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसके तीन चीजें पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे फिर डिटेल में, लेकिन पहले आप तीन चीजें याद रखिएगा इसमें। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप देखेंगे, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का साइज देखेंगे और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर देखेंगे। ये तीन चीजें देखने के बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले शेप पे चले जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है वो वैरी करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जो है वो वेरिएबल होती है, वो वैरी करती है। कई बुक्स में लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया इज सिलेंड्रिकल इन शेप। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज सिलेंड्रिकल इन शेप, और यू कैन से इट इज sausage shaped. Mitochondria is sausage shaped. माइटोकॉन्ड्रिया की शेप, साइज एंड नंबर, इसकी जो शेप है वो असल में वैरी करती है। इसकी शेप यूजुअली कैसे होती है? सिलेंड्रिकल होती है, सॉसेज होती है। कई बुक्स में ओवल भी देख सकते हो आप, ओवल शेप्ड हो सकता है, या सेफेरिकल हम कह सकते हैं, सेफेरिकल शेप्ड हो सकता है। और याद रखिए सीबी पवार ने क्या कहा? सीबी पवार ने यहां तक लिखा है कि इट इज क्लब शेप्ड। Mitochondria can be club shaped or it can be tennis racket shaped. So वहां नहीं जाते, हम कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी शेप जो है वो वैरी करती है। यूजुअली जो शेप होती है वो होती है सिलेंड्रिकल और ओवल, सिलेंड्रिकल और ओवल शेप्ड। साइज की बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है, इसका साइज यूजुअली होता है 1 to 4 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ। इट इज 1 to 4 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ। अगर एवरेज की बात की जाए तो वो होता है 2.8 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 1 to 4 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। एवरेज देखी जाए तो वो आती है, एवरेज अगर लेंथ देखी जाए तो वो आती है 2.8 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। सीबी पवार की बुक अगर आप देखोगे, उसने लिखा है इट इज 3 to 4 और 3 to 5 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। इट इज 3 to 5 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर सीबी पवार के हिसाब से। सो इसका जो साइज है, इसकी जो लेंथ है वो है 1 to 4 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, 1 to 4 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ, और जो इसका डायमीटर है दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। एवरेज बता रहा हूं, ये एवरेज है 0.5 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। रेंज लिख लीजिएगा 0 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सो एवरेज कितनी होती है? 0.5। सो व्हाट इज द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज 1 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ व्हाइल एज 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आगे चलते हैं नंबर पे। बात अटक जाती है जब हम नंबर पे आ जाते हैं। जो ही आप माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर के बारे में जिक्र कर रहे हो तो समझ लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का कोई परफेक्ट नंबर हम नहीं बता सकते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट होता है। डिपेंड करता है कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे है। याद रखिएगा, जिन सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाता है, एंड द सेल्स व्हिच हैव लोअर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैव लोअर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जिन सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, अब एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा प्रेजेंट होंगे। अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट कम होंगे। यूजुअली हम बात करेंगे, यूजुअल नंबर अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, पहले बात करेंगे आरबीसीज की। देखिए आरबीसीज में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। मैच्योर आरबीसीज में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ना केमिकल एनर्जी, यानी एनर्जी को जनरेट करना। कैसे? फूड से एनर्जी को जनरेट करना। तो इस्तेमाल क्या करती है? ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है। अब देखिए, अगर
आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया होता, आरबीसीज का फंक्शन बता दीजिएगा। ये ऑक्सीजन को सप्लाई करती है ना टू द टारगेट सेल्स। अगर इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये अपने ही ऑक्सीजन को कंज्यूम करके एनर्जी प्रोवाइड करती, लेकिन टारगेट सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, तो इसीलिए आरबीसीज में जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। अब आगे चलिए, अगर हम हिपैटोसाइट्स की बात करें, लिवर सेल्स की बात करें, तो इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है अकॉर्डिंग टू सीबी पावर इनमें 1600 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूजुअली अगर आप बाकी बुक्स को कंसल्ट करोगे तो इसमें 2000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, देयर आर 2000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन हिपैटोसाइट्स और लिवर सेल्स। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करेंगे स्पर्म सेल की, देखिए स्पर्म सेल की अगर हम बात करेंगे इसमें 50 to 74 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं स्पर्म सेल्स में। अगर हम एग सेल की बात करेंगे, एग सेल्स की बात करेंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द एग सेल्स। यूजुअली पता है कितने, 3 lakhs to 6 lakhs माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एग सेल्स। 3 लाख से 6 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया, रेंज फ्रॉम 3 lakhs to 6 lakhs, तो ह्यूज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एग सेल्स। तो नंबर के बारे में बात करना यूजुअली इट इज एक्चुअली सेंसलेस, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डिवाइड होते रहते हैं बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन प्रोसेस के जरिए से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होते रहते हैं, सो इनका नंबर जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो हम नहीं कह सकते कि किस सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो देखा गया है कि यूजुअली लिवर में इतने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पर्म सेल में इतने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एग सेल में इतने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। परफेक्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टिल अननोन, सो वी कांट से हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन ईच सेल बिकॉज देयर नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज एंड चेंज। So let us move towards the structure of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे अब। सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज क्या करना है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज करें हम ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्ट्रक्चर को सजाने के लिए मैं डॉट्स नहीं डाल रहा, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसमें, याद रखिएगा। सपोज करें ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करते हैं तो हम पहली बात कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे सेल में सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर जो है, कुछ ऑर्गेनली जो है डबल मेम्ब्रेन होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, एक बाहर वाला जिसे दुनिया आउटर मेम्ब्रेन कहती है, आउटर मेम्ब्रेन, नजर रखिएगा, और इसके बाद ये है ये इनर मेम्ब्रेन, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान आपको ये स्पेस दिख रही है यहां से, इस स्पेस को हम आउटर चैम्बर कहते हैं और इसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। अब ये जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड वाली स्पेस जो है इसे हम कहते हैं इनर चैम्बर और इसे आप मैट्रिक्स कहते हो, इनर चैम्बर, नजर रखिएगा। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इसको आप कहते हो आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर। अब ये वाला जो है इसे कहते हैं इनर चैम्बर और इसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब नजर रखिएगा आउटर मेम्ब्रेन, सो इट इज डबल मेम्ब्रेन, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं, उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और याद रखिएगा जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इट इज स्मूथ। इनर मेम्ब्रेन की ओर देखिए, इसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं, फोल्ड्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज स्मूथ। सो हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो है बड़ा स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। इतना ही नहीं, आउटर मेम्ब्रेन में कुछ आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं।
आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको पोरिन्स का नाम दिया जाता है। पोरिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे एक्ट एज पोर्स, दे एक्ट एज पोर्स, दे एक्ट एज चैनल्स, दे एक्ट एज चैनल्स। अब देखिए ये सेल है और ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो एक्ट करते हैं एज चैनल। अब साइटोप्लाज्म में जो भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ट्रांसफर हो सकते हैं इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो हम कहते हैं कि जो भी आयन साइटोप्लाज्म में होंगे वही आयन्स कहां पे होंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होंगे। सो कंसंट्रेशन सेम होगी या कंपोजिशन ऑफ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड द साइटोप्लाज्म इज सेम, क्योंकि ये परमिएबल होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एज पोरिन्स। सो आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स। ये पोरिन्स क्या होते हैं? दे आर इंटीग्रल मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होता है इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको पोरिन्स कहा जाता है, जो एक्ट करते हैं एज चैनल्स, एज पोर्स, ताकि वहां से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल आयन्स है, वो ट्रांसफर कर सके फ्रॉम साइटोसॉल, फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द इंटर मेम्ब्रेन, इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब देखिए प्रोटीन्स के अलावा आउटर मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स के अलावा कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। और एक जबरदस्त एंजाइम पाया जाता है काइन्यूरिनीन, और बहुत जबरदस्त एंजाइम है काइन्यूरिनीन पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि काइन्यूरिनीन। आपको पता है काइन्यूरिनीन जो है, अगर इसकी इंबैलेंस हो गई, अगर ये बॉडी में डिस्टर्ब हो गया, अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिस्टर्ब हो गया, इसकी इंबैलेंस हो गई, ज्यादा हो गया या कम हो गया, इसकी वजह से बड़ा साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी जिसमें मैनिक फेज भी आता है और डिप्रेशन फेज भी आता है। आपको पता होगा मैनिक फेज में बंदा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ज्यादा खुश हो जाता है, और डिप्रेसिव फेज में बंदा वर्थलेस फील करता है, यानी डिप्रेशन मोड में चला जाता है। इसको हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। खुश भी होता है, एक फेज में खुश होता है, दूसरे फेज में डिप्रेशन में चला जाता है। सो मैनिक फेज एंड डिप्रेसिव फेज, दिस इज कॉल्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। सो ये कब पाया जाता है? जब काइन्यूरिनीन में इंबैलेंस हो जाए तो। और काइन्यूरिनीन कहां पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया इसकी वजह से हो सकता है, अल्जाइमर्स डिजीज भी इसी की वजह से हो सकती है, अगर इसमें क्या हो गई, अगर इसमें इंबैलेंस हो गई तो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काइन्यूरिनीन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है पार्सन्स पार्टिकल्स, पार्सन्स पार्टिकल्स। जैसे कि आपको पता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो आपको आगे बता दूंगा। उसी तरह यहां पे कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको पार्सन्स पार्टिकल्स कहा जाता है। यहां पे कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है? पार्सन्स पार्टिकल्स। आगे चलते हैं। पहले यह सोचा जाता था कि जो पार्सन्स पार्टिकल्स होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे कंटेन द एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल। पहले एंशंट में क्या सोचा जाता था कि जो पार्सन्स पार्टिकल्स होते हैं इसी में एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब्स साइकिल में मदद करते हैं। हालांकि आज ऐसा नहीं है। आज हमको पता है कि जो क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम्स हो वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में वो यहां पे पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। आगे चलते हैं। सो ये था आउटर मेम्ब्रेन। आपको समझ आया? सर आउटर मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको पोरिन्स का नाम दिया जाता है। इसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये परमिएबल होता है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कि मोनोएमाइन ऑक्सीडेज और काइन्यूरिनीन। काइन्यूरिनीन की इंबैलेंस की वजह से साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिनको पार्सन्स पार्टिकल्स भी कहते हैं, और ये स्टॉकलेस पार्टिकल्स होते हैं। दे आर स्टॉकलेस पार्टिकल्स। स्टॉकलेस क्या मतलब होता है? इसका स्टॉक नहीं होता। वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, आपको आगे समझ आ जाएगा। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इनर मेम्ब्रेन। हम डबल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं।
याद रखिएगा हम डबल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं, हमने आउटर मेम्ब्रेन डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, स्मूथ होता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है इट इज नॉट स्मूथ, इट इज थ्रोन इनटू द फोल्ड्स, इट इज थ्रोन इनटू कन्वोल्यूटेड फोल्ड्स, it is thrown into the folds and these folds are called as cristae, these folds are called as, अब देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, it is thrown into the folds, these folds are called as cristae, these folds are called as, ये जो folds मैंने बनाए these folds are called as क्रिस्टे। ये देखिए ये ऐसे ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टे, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टे। अब देखिए इस क्रिस्टे पे कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स पाए इस इनर मेम्ब्रेन में, कुछ पार्टिकल्स पाए, इनर मेम्ब्रेन is thrown into the folds and these folds are called as cristae। और इसी इनर में फोल्ड्स कहाँ के, किसके पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन के पार्ट है, तो इसी में कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू द फोल्ड्स कॉल्ड एज क्रिस्टे एंड क्रिस्टे में जो ये फोल्ड्स होते हैं इनमें कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इन पार्टिकल्स को कहा जाता है F0 F1 पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एज F0 F1 पार्टिकल्स। नहीं इतना ही नहीं, इसको एक और नाम से नवाजा गया है, इनको कहा जाता है ऑक्सीजोम्स, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स। अभी नहीं, इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंटरी पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंटरी पार्टिकल्स। आगे चलिए, इसके अलावा इसको कहा जाता है फर्नांडीज Moranes particles, they are called as Fernandez-Moranes particles, they are called as F0 F1 particles, they are called as oxysomes, they are called as elementary particles, they are called as Fernandez-Moranes particles, they are called as Rakers particles, they are called as Rakers particles। समझ आई बात? So they are called as Rakers particles। Inner membrane is thrown into the folds, these folds are called as cristae, they contain some particles called as F0 F1 particles, they are also called as oxysomes, they are called as elementary particles, they are called as Fernandez-Moranes particles, they are called as Rakers particles। अब देखिए ये दो मेम्ब्रेन्स हमने डिस्कस किए, अब हमारे पास बचे इनर चैम्बर एंड आउटर चैम्बर। अब देखिएगा स्ट्रक्चर को अच्छे से, इनर चैम्बर। इनर चैम्बर जो होता है इसमें होते हैं पहले, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें डीएनए पाया जाता है। और आपको पता है कि जो न्यूक्लियर डीएनए है उसमें कितने हैं, 3.3 बिलियन बेस पेयर्स, देयर आर 3.3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर डीएनए। व्हाइल एज जब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे हम एम्प्टी डीएनए कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का नाम दिया जाता है। और आपको पता है इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, इट कंटेन 16,569 बेस पेयर्स, या हम सीधे कह सकते हैं इट कंटेन 17,000 बेस पेयर्स। और आपको पता है इसमें कितने जीन्स होते हैं, इट कंटेन्स 37 जीन्स। तो आगे चलते हैं, इनर चैम्बर में राइबोसोम्स होते हैं, इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इन्हीं दो क्वालिटीज की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल विद इन सेल, जो हमने पहले ही डिस्कस किया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है, जो इनर चैम्बर होता है, इसमें प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं, इसमें प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैंने पहले कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कैसे एनर्जी जनरेट करता है, आगे देखिए, नजर रखिए। उसके लिए हमने इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा और डिस्कस करना होगा। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये मैं यहां पे बता देता हूं, ये देखिए ये है इनर मेम्ब्रेन, ये वाला इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए अगर हम ये माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हमने बना दिया यहां पे। अब हमने ये इनर मेम्ब्रेन, सीधे इनर मेम्ब्रेन बना दिया, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के इस वाले साइड से ये कौन सी स्पेस होगी, ये होगी आउटर चैम्बर और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और अंदर वाले साइड से कौन होगी, ये होगी इनर चैम्बर, इनर चैम्बर। अब नजर रखें, ये जो इनर मेम्ब्रेन हमने बता दिया, विच इज थ्रोन इनटू द फोल्ड्स,
जो फोल्ड्स, यहां पे मैंने फोल्ड्स नहीं बता दिया, मैंने सीधा स्ट्रक्चर बना दिया। इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, इनर मेम्ब्रेन जिसमें F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, ये देखिए, ये देखिए साइटोप्लाज्म होता है। आपको पता है जब भी हमने फूड खाया, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, हम प्रोटीन्स खाएंगे, हम क्या खाएंगे और क्या खा सकते हैं, हम फैट्स खा सकते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे, अब हमने सपोज करें हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जब सेल में चले जाते हैं, यानी फूड जब सेल में चला जाता है, टारगेट सेल में चला जाता है, ग्लूकोज चला जाता है, तो यहां पे क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस। याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस, यानी C6H12O6 जिसको आप ग्लूकोज कहते हो, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एंड ये बनाता है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है पाइरुवेट। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुवेट मॉलिक्यूल। अब देखिए जो ये है ग्लूकोज, इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, जो पाइरुवेट है इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन अब देखिए ये जो पाइरुवेट होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल को ए। अब देखिए एसिटाइल को ए क्या करता है, एसिटाइल को ए एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस हो गई, ग्लूकोज जो फूड आपने खाया उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो गई, ग्लाइकोलिसिस हो गई, वहां पे बना पाइरुवेट फिर से ब्रेक डाउन हो गया, इसने बनाया एसिटाइल को एंजाइम एसिटाइल को ए। अब ये एसिटाइल को ए चला जाता है एक और साइकिल में जिसे दुनिया क्रब साइकिल के नाम से जानती है। अब देखिए क्रब साइकिल के नाम से जानती है, एसिटाइल को ए बना, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, एक और साइकिल से गुजरता है जिसे क्रब साइकिल का नाम दिया जाता है। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। क्रब साइकिल की प्रोसेस कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म व्हाइल एज क्रब साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और क्रब साइकिल को आपको पता है उसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है। इसमें क्या होता है, अभी तक ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो गया, पाइरुवेट बनाया, पाइरुवेट ब्रेक हो गया, एसिटाइल को ए बनाया, एसिटाइल को ए एंटर किस में हुआ, क्रब साइकिल में हुआ। जो ही एसिटाइल को ए क्रब साइकिल में एंटर होता है, तो ये क्या बनाता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स हमें देता है, ये एनर्जी हमें देता है, एक देता है NADH और FADH2। अब देखिए जो ही हमने फूड खाया, सर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो गई, ग्लाइकोलिसिस हो गई, हमें समझ आया, हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होती है, फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट बनता है, कैसे बनता है वो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हम सीधे पढ़ते हैं, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, सर पाइरुवेट बनाता है। अब पाइरुवेट जो है ये चला जाता है, ये बनाता है एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए जो है ये एक और साइकिल में चला जाता है जिसको कहते हैं क्रब साइकिल। क्रब साइकिल में जब एसिटाइल को ए चला जाता है तो ये देता है हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2। अब देखिए NADH एंड FADH2 कहां पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में है ना, क्योंकि क्रब साइकिल कहां पे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। वहां से रिलीज क्या हुए, NADH हुए और FADH2 रिलीज हुए। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बट दे कैन नॉट बी यूज्ड बाय द सेल्स। ये भी एनर्जी ही है लेकिन हमारी सेल्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब हमारी सेल्स इस एनर्जी को इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके लिए इन 2 मॉलिक्यूल्स को एक और सिस्टम के अंदर जाना होगा, एक चेन के अंदर जाना होगा जिसे दुनिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानती है, या जिसे आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हो। असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एक पार्ट है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 2 चीजें होती है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दूसरी होती है केमियोस्मोसिस। फिलहाल आप नजर रखिएगा कि जो NADH एंड FADH2 क्रब साइकिल से बने, NADH एंड FADH2 क्रब साइकिल से बने, कहां पे बनेंगे, इनर चैम्बर में बनेंगे। याद रखें यहां पे NADH और FADH2 है, ये हमारे इनर चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में है कि नहीं है। अब देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स 5 जिसको आप कहते हो ATP सिंथेस। अब देखिए कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है। इसके अलावा इसमें 2 और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक को कहते हैं CoQ
और दूसरे को कहते हैं साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। अब देखिए क्या होता है, ये जो इनर चैम्बर है इसमें क्या है, NADH एंड FADH2। देखिए NADH जो है ये क्या करता है, इट एंटर्स इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डोनेट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को। याद रखिएगा NADH सिर्फ इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को देता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड को नहीं देता, कॉम्प्लेक्स थर्ड को नहीं देता, कॉम्प्लेक्स 4 को नहीं देता। NADH अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को देता है। जो ही NADH अपना इलेक्ट्रॉन, अब देखिए NADH है, अब ये NADH जब अपना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स किसको देंगे, अब इलेक्ट्रॉन जब इसने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को दिया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, ये सुपर चार्ज हो जाएगा। जो ही ये सुपर चार्ज हो जाता है तो इनर चैम्बर से क्या होता है, इनर चैम्बर से देखिए, इनर चैम्बर से देखिए ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये चले जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ये प्रोटॉन चले जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। सो NADH पॉजिटिव, NADH जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को देता है। और जो ही ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को देता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट चार्ज हो जाता है, सुपर चार्ज होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इनर चैम्बर में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जो भी प्रोटॉन्स यहां पे पाए जाते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, वो आते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब देखिए जो ही यहां पे प्रोटॉन्स आए, ये यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था, इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, NADH ने इलेक्ट्रॉन दिया था। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है CoQ के पास। अब देखिए CoQ के पास, इसके बाद एक और पार्टिकल यहां पे होता है FADH2, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स सेकंड को। NADH अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को। FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, कॉम्प्लेक्स सेकंड को। अब जब कॉम्प्लेक्स सेकंड को अपना इलेक्ट्रॉन मिला, लेकिन ये चार्ज सुपर चार्ज नहीं होता, ये अपना इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली देता है CoQ को। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, फिर बाद में CoQ को, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है CoQ को। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा फ्रॉम NADH, तो ये सुपर चार्ज होता है, जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम इनर चैम्बर टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फ्रॉम इनर चैम्बर टू द आउटर चैम्बर। समझ आई बात। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये हिस्सा इसमें नहीं लेता, ये सुपर चार्ज नहीं होता, ये प्रोटॉन्स को ट्रांसफर नहीं करता फ्रॉम आउटर चैम्बर टू द इनर चैम्बर। बस ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अब देता है CoQ को। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आए, CoQ के पास। अब ये CoQ अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड को ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है ये भी सुपर चार्ज होता है। सुपर चार्ज होने के साथ साथ ये क्या करेगा, जो भी यहां पे प्रोटॉन्स बचे कुचे थे, वो यहां पे प्रोटॉन्स कहां पे आ जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसी तरह फिर बाद में जो इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, वो इलेक्ट्रॉन से किसको देगा, साइटोक्रोम सी को देगा। प्रोटॉन्स यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जो इसको अपना इलेक्ट्रॉन था जो इसने यहां से रिसीव किया, वो ये साइटोक्रोम सी को देगा। साइटोक्रोम सी वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को। और कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा, प्रोटॉन्स कहां पे करेगा, डोनेट इनटू द आउटर मेम्ब्रेन। और इसके बाद क्या होगा कि ये जो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके बाद इसको नहीं देता, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके बाद ऑक्सीजन को देता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं या एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब देखिए ये यहां पे सारे के सारे प्रोटॉन्स जमा हुए कि नहीं हुए, यहां पे बहुत सारे प्रोटॉन्स आए, यहां पे जितने भी प्रोटॉन्स थे वो आ जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब एटीपी सिंथेटेस की वजह से ये प्रोटॉन्स वापस चले जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन, जो ये कॉम्प्लेक्स है इसकी वजह से जो यहां पे जो प्रोटॉन्स है ये प्रोटॉन्स वापस चले जाते हैं एटीपी सिंथेटेस के थ्रू। ये प्रोटॉन्स एटीपी सिंथेटेस के थ्रू वापस चले जाते हैं इनर चैम्बर में। सर इससे क्या फायदा आया, जब ये प्रोटॉन्स यहां एटीपी सिंथेस से ट्रांसफर हो जाते हैं इनर चैम्बर में, साथ साथ में ही देखिए यहां पे इनर मेम्ब्रेन है, इसमें F0 F1 पार्टिकल्स होंगे, F0 F1 पार्टिकल्स होंगे। F0 F1 पार्टिकल जो होंगे, F1 पार्टिकल जो होता है उसके सब यूनिट्स में होता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पे क्या हुआ, प्रोटॉन्स तो एक ट्रांसफर हुए फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द इनर चैम्बर, साथ में ही यहां से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है इनटू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को रिलीज करता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर से वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आया, वीडियो को
बैक ले जाइए और फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से देखिएगा वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दूं कि हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी शेप क्या है, साइज क्या है, नंबर क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें पोरिन्स कहा जाता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि काइनोरिनिन जो कि न्यूरोलॉजिकल या मैं कहूँ साइकायाट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर उसकी इम्बैलेंस हो जाती है तो उसके बाद मैंने कहा कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ नहीं होता, वो उसमें फोल्ड्स होते हैं जिनको क्रिस्टे कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको F0 F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें कम्प्लेक्स जो पाए जाते हैं जैसे कम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जैसे कि फिर मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी कैसे जनरेट हो जाती है। याद रखिएगा कि जो भी क्रब्स साइकिल होता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रब्स साइकिल जो होता है उसके एंजाइम सारे प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में। क्रब्स साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? मैट्रिक्स में, सिवाय एक एंजाइम के जिसको हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस खाली एक ऐसा एंजाइम है जो कि इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कौन सा वाला एंजाइम? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। बाकी जो सारे एंजाइम्स हैं क्रब्स साइकिल के लिए वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं सिवाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस के। याद रखिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। शॉर्ट एंड सिंपल में हम पढ़ेंगे। सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इट हेल्प्स इन एटीपी प्रोडक्शन और एटीपी सिंथेसिस। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या करता है? इट जनरेट्स एटीपी, इसीलिए इसे तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इसीलिए इसे तो एटीपी मिल्स कहा जाता है। तो देखिए, एक तो ये एटीपी को जनरेट करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, यही एक फंक्शन नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की और भी सारी फंक्शंस हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस। तो इसकी एक और फंक्शन है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मींस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी सेल को डेथ करने में, यानी सेल को मार देने में माइटोकॉन्ड्रिया अपना किरदार अदा करता है। इस कैसे करता है? इसके लिए मैंने आपको बता दिया था, इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें एक कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जैसे कि साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो होता है ये इनिशिएट जब होता है, ये इनिशिएट होता है, इसी की वजह से क्या होती है? एपोप्टोसिस होती है, सेल डेथ होती है। अब सवाल पैदा होता है, सर ये फंक्शन कैसे हुई? एपोप्टोसिस, सेल डेथ है, सेल तो मर गई, अब ये फंक्शन कैसे होगी माइटोकॉन्ड्रिया की? तो देखिए, असल में क्या होता है कि कभी कभार सेल्स जो होती है वो पुरानी हो जाती है। पुरानी इन द सेंस वो अब फंक्शन नहीं करती, वो डिजेनरेटेड हो जाती है। अब उन सेल्स का डेड होना ही ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि साइटोक्रोम सी इनिशिएट हो जाता है और उस सेल को मारने में मदद करता है, जिसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है, एपोप्टोसिस कहते हैं। तो पहली फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, एटीपी प्रोडक्शन। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। दूसरी फंक्शन जो इसकी है वो है इट हेल्प्स इन एपोप्टोसिस, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब तीसरी फंक्शन देखिए, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। जो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये कैल्शियम को स्टोर करता है। अब देखिए, असल में कैल्शियम को जो स्टोर करता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कई हद तक कैल्शियम देखने को मिलता है। कैल्शियम इज आल्सो स्टोर्ड, सम ऑफ द कैल्शियम इज आल्सो स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। 3 फंक्शंस अभी तक हमने पढ़ी, एटीपी प्रोडक्शन, एपोप्टोसिस, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। और तीसरा, एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड ही करता है, साथ साथ में ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट, और इसीलिए इसे कहा जाता है फर्नेस ऑफ द सेल। फर्नेस, FURNAC, फर्नेस ऑफ द सेल।
इसे कहा जाता है फर्नेस ऑफ द सेल, क्योंकि ये मदद किसमें करता है, हीट प्रोडक्शन में। सो एटीपी सिंथेसिस, एपोप्टोसिस, स्टोरेज, कैल्शियम एंड हीट प्रोडक्शन। इसके अलावा आपको पता होगा कि ये कुछ डिजीज भी कॉज करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूरी है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिसरप्ट हो गया या अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिजीज हो गई तो इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है। तो इट हेल्प्स इन मेकिंग सेल्स हेल्दी। सो इट एक्ट्स एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। तो मैं ये कहूँ कि पांचवी फंक्शन इसकी है, इट इज़ द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इट इज़ द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल में हमने फंक्शंस पढ़ी। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, इट हेल्प्स इन अपोप्टोसिस, स्टोरेज कैल्शियम, इट प्रोड्यूसेस हीट, इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो कि किसने कहा था, शाबाश, जो किसने कहा था, किंग्सबरी ने कहा, और जिस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था हॉगबूम ने। तो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।